स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है बालक में कल्पना का विकास। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी क्रिएटिविटी के बारे में, ठीक है, और तर्क की क्षमता बच्चों में कि उनका विकास बच्चों में किस तरह से होता है। आज का टॉपिक है हमारा कल्पना का विकास यानी कि इमेजिनेशन। देखिए, बालक के जीवन में कल्पना का अत्यधिक महत्व है। इसके द्वारा न केवल वह अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि इसके द्वारा वो अपने भावी जीवन में काम आने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों को भी सीखता है। देखिए, कल्पना जैसे कि नाम से ही हमें लगता है कि हम कभी भी कोई भी कार्य जब करने के लिए सोचते हैं तो हम एक बार उसके बारे में कल्पना जरूर करते हैं, ठीक है। कल्पना करना यानी कि कोई भी बात है, कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसके बारे में हमें एक बार उसके लिए कल्पना करना। तो जैसे कि देखा जाता है कि हाँ, जो कल्पना है अगर ये व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी तो वो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय नहीं ले सकता। जैसे कि पशुओं के बच्चों की अपेक्षा अगर मनुष्य के बच्चों मनुष्य के बच्चों का श्रेष्ठ होना बहुत कुछ इस तथ्य पर आधारित है कि जहाँ मनुष्य के बच्चों में कल्पना की प्रधानता होती है, वहाँ पशु के बच्चों में इसका अभाव होता है। यही डिफरेंस है कि पशु जो है वो कल्पना नहीं कर सकते, वहीं बालक का भावी जीवन बहुत कुछ इसकी कल्पना पर आधारित होता है। कल्पना के आधार पर ही बालक को भविष्य में महान कलाकार तथा साहित्यकार बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, कल्पना एक ऐसी बौद्धिक क्षमता है, ये भी एक मानसिक योग्यता होती है कि जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपनी एक कहते हैं विशेषता को या अपने टैलेंट को वो उजागर कर सकता है। कल्पना का अर्थ, कल्पना एक मानसिक प्रतिक्रिया होती है जिससे हम अतीत काल में अनुभवों के आधार पर किसी नवीन रचना का निर्माण भी करते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी साहित्य लिखना, कोई भी कविता का रचना करना या जो भी इमेजिनेशन जैसे कि जो भी कार्य होते हैं जहाँ पर नवीन कोई जैसे कि नए आविष्कार हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, कल्पना के आधार पर। कल्पना एक मानसिक प्रतिक्रिया मानी जाती है और साथ ही जो मानसिक प्रक्रिया को ही कल्पना कहा जाता है। वुडवर्थ ने इसलिए कल्पना को एक मानसिक हस्त व्यापार की संज्ञा से भी सुशोभित किया है। यानी कि मानसिक हस्त व्यापार की ये एक मानसिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक तरह का व्यापार है कि जितना ज़्यादा व्यक्ति कल्पना करेगा उतना ही ज़्यादा वो जो है अपने को सफलता वो प्राप्त कर सकता है। जैसे कि पुरानी चीज़ों को नवीन रूप से सजाते हैं, उसी तरह कल्पना द्वारा भी हम अपने अनुभवों को मस्तिष्क में नवीन स्वरूप प्रदान करते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था कि जिस तरह से कोई भी आप पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना भी एक तरह का इमेजिनेशन ही है, कल्पना ही है। तो उसी तरह से पुराने अनुभवों को, ठीक है, अपने अनुभवों को मस्तिष्क में नवीन स्वरूप प्रदान करना। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं परिवार में या जीवन में कि कुछ अनुभव जो हमें पहले से प्राप्त हुए होते हैं व्यक्तियों को, उनको ध्यान में रखते हुए आगे से उनमें क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, वो कल्पना के द्वारा ही पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि एक तरह से अगर बात की जाए पारिवारिक गृह प्रबंध के बारे में, तो बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो गृहिणी हैं या परिवार को चलाने वाले हैं व्यक्ति, तो वो जो अनुभव उनको प्राप्त हैं 10 साल से गृहस्थी चलाने के, तो अब वो सोचते हैं कि हम इसमें किस तरह से चेंज ला सकते हैं ताकि जो है सेविंग अच्छी हो। तो ये भी एक कल्पना का ही, इमेजिनेशन के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसी कल्पना को हम रचनात्मक अथवा सृजनात्मक स्मृति भी कहते हैं। यानी कि अपने टैलेंट द्वारा अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक, जो कि इससे पहले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, उसको भी कल्पना का सृजन उनके द्वारा भी होता है। इस कल्पना अथवा सृजनात्मक स्मृति में अनेक प्रकार की प्रतिमाओं का इस प्रकार समन्वय होता है कि यह हमेशा नवीन प्रतीत होती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है और यह सब अतीत काल के अनुभवों पर ही आधारित होता है। कल्पना के बारे में
कई परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। एंजिल ने दी है इसके बारे में कि कल्पना वस्तु की एक चेतना होती है जो इंद्रियों के सम्मुख उपस्थित नहीं है। अति साधारण रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि कल्पना जो है वो पिछली इंद्रियों उत्तेजनाओं का विचारात्मक एक पुनर्जागरण होता है। यानी कि जो हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करती है कुछ सोचने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, ठीक है ना, हमारे जो मस्तिष्क में जो विचार हैं, जो अनुभव हैं, उनको नवीनता प्रदान करने के लिए। साथ ही मैकडूगल ने क्या कहा था कि कल्पना दूरस्थ वस्तु के संबंध में एक विचारधारा है। ठीक है, दूरस्थ वस्तु यानी कि जैसे कि आने वाले कल के लिए हम कुछ भी व्यक्ति जो है वो इमेजिनेशन करता है, एक कल्पना करता है कि काश मैं जो है एक हीरोइन होती, काश मैं एक हीरो होता, या काश मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊं। तो ये कल्पना होती है ना मन में, व्यक्ति के मस्तिष्क में। तो बीच के अनुसार कल्पना वास्तविक इंद्रिय उत्तेजना की अनुपस्थिति में ज्ञानात्मक अनुभव है जो कि पूर्व प्रत्यक्ष से संबंधित होती हैं। वुडवर्थ ने भी अपने शब्दों में कहा था कि कल्पना जो है वो मानसिक हस्त व्यापार है। जब व्यक्ति पिछले यथार्थ निरीक्षित तथ्यों का स्मरण करता है तो फिर वह इन तथ्यों को नवीन नमूने में उन्हें व्यवस्थित करता है। यानी कि जो पुराने जो उसके तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उनमें कुछ चेंज करके उसमें कुछ नयापन लाकर वो उसको में व्यवस्थित कर देता है। तो वो भी एक कल्पना का ही उदाहरण होता है। तो ऐसे ही बोरिंग ने भी कहा था कि कल्पना की सामग्रियाँ समृद्धियाँ हैं, अयथार्थ और यथार्थ से उत्पन्न किया जाता है। मानसिक प्रतिमाओं का अर्थ और प्रकार। देखिए अब बात करते हैं, क्योंकि कल्पना को एक मानसिक प्रक्रिया माना गया है, तो मानसिक प्रतिमाओं का अर्थ और इसके प्रकार कि मानसिक प्रतिमाओं का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम 1978 ने किया था। इसके बाद टिचनर ने सन 1971 में विचारों के तत्व के रूप से में इस शब्द का प्रयोग किया था। जिस उत्तेजना का हम या अनेक बार प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, यदि उसे उत्तेजना के अभाव में हम उसे मानसिक चित्र के रूप में प्रत्याहन या पुनः स्मरण करते हैं तो उस मानसिक चित्र को ही मानसिक प्रतिमा कहते हैं। देखिए ये क्या है बच्चों कि मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को देखा एकदम, तो जो उसकी छवि है, जो उसका चित्र है, वो हमारे मस्तिष्क में फीड हो जाता है। ठीक है ना। तो जब हम कभी फिर वो उस व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत हमारे मस्तिष्क, हमारे मन में आता है कि अरे ये तो हमने कहीं देखा था। तो यानी कि मान लीजिए सपोज आपने सुना कि आज आपने किसी व्यक्ति को देखा था महीने पहले, 2 महीने पहले, या साल भर पहले, या कुछ दिन पहले, तो आप अगर वो बाई चांस कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है कि वो उसकी डेथ हो जाती है, तो कभी आपके मन में जो आपने कहा था अरे ये तो मुझे 4-5 दिन पहले मुझे दिखा था, अरे ये तो मुझे 1-2 महीने पहले दिखा था, तो आपका वही उसका जो फेस है वो आपके मस्तिष्क में उसका जो चित्र है वो घूमने लगता है, वो आ जाता है एकदम। ठीक है। तो यही होता है मानसिक प्रतिमा। तो यह प्रतिमाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कि संवेदना के आधार पर मानसिक प्रतिमाओं के अंतर्गत दृश्य प्रतिमा, ठीक है ना, श्रव्य प्रतिमा। देखो आप दृश्य प्रतिमा, आपका उसका चित्र आपके नज़रों के सामने, आंखों के सामने घूमता रहता है, जब आपको पता चलता है अरे ये तो हमें 1-2 दिन पहले मिला था। ठीक है। ऐसी श्रव्य प्रतिमा की उसकी किसी की आवाज़ है वो आपको लगती है, सिमिलर लगती है कि यह वास्तव में कहीं सुनी भी लग रही है। ठीक है। ऐसी घ्राण प्रतिमा, स्वाद प्रतिमा, स्पर्श प्रतिमा, स्वाद प्रतिमा, गति प्रतिमा, अवयव प्रतिमा आदि आते हैं। तो यानी कि उन्होंने जो मानसिक प्रतिमा है उनके कई तरह के जो है वो प्रकार बताए थे, अलग अलग तरह के, जिनके आधार पर जो है पूर्व अनुभवों के आधार पर इसको क्रिएटिविटी को उसको स्पष्ट किया जा सकता है। बालकों की कल्पना के विकास में मानसिक प्रतिमाओं का क्या महत्व है। देखिए बालकों की कल्पना के विकास में मानसिक प्रतिमाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनमें जिस प्रकार की मानसिक प्रतिमाओं की प्रबलता होती है उसी प्रकार की बालक अधिक कल्पनाएं करता है। यानी कि उदाहरण के लिए यदि एक बालक में दृश्य प्रतिमा अधिक प्रबल तथा सजीव होती है
तो वह देखी हुई कल्पना अधिक अच्छी प्रकार से करता है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया आपको कि देखी हुई दृश्य प्रतिमा किसी किसी बच्चे को जो देख लेता है वो उसके मस्तिष्क में फीड हो जाता है। ठीक है, फिर वो उसको डिस्क्राइब जो है वो बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, यानी कि देखकर जब उसको ऑब्जर्व किया, उसके बारे में उसने कॉन्सेप्ट को अपने मन मस्तिष्क में उसको बैठा लिया, फीड कर लिया, कल तो फिर वो उसको देखी हुई कल्पना को वो अच्छी प्रकार से करता है। यानी कि एक बच्चे ने कोई चित्र देख लिया, ठीक है, किसी भी एग्जीबिशन में, उसको उसके अपने मन उसके मस्तिष्क में वो फीड हो गया, फिर वो हूबहू ऐसा ही चित्र बनाकर ड्राइंग शीट पे आकर बनाता है। तो ये क्या हुआ कि उसने वो कल दृश्य प्रतिमा के द्वारा उसका जो चित्र था वो अपने मस्तिष्क में फीड कर लिया और फिर हूबहू वैसा ही चित्र बनाकर उसने वो ड्राइंग बना दिया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है बच्चों कल्पना के विकास को समझाने का। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार यदि उसमें श्रव्य प्रतिमा की अधिक प्रबलता होती है तो वह सुनी सुनाई बातों की कल्पना अच्छे से करता है। ठीक है, कि कोई बच्चा है कि कुछ बात उसने सुनी है, कुछ उसने टॉपिक सुना है किसी के बारे में, तो वो उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि टीचर है वो लेक्चर डिलीवर करता है तो वो क्या होता है, वो बच्चा सुनता ही तो है केवल, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पे जो हम रिटन वर्क देते हैं वो भी देखता है। लेकिन जब बच्चा सुनकर जो टीचर के लेक्चर को ग्रहण करता है तो उसको वो हूबहू वैसे ही सुना देना, तो ये भी क्या हुआ, उसकी श्रव्य प्रतिमा हुई। ठीक है, जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती रहती है वैसे वैसे उसकी कल्पनाओं में भी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं का मिश्रण होता जाता है और बालकों में दृष्टि तथा श्रव्य संबंधी प्रतिमाओं की अधिकता अधिक होती है। अतः प्राय वे इन्हीं प्रतिमाओं से संबंधित कल्पनाओं को करते हैं, यानी कि श्रव्य और दृश्य प्रतिमा का ज़्यादा महत्व बालकों के जीवन में पाया जाता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की थी कल्पना से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा गर्ल्स। ओके गर्ल्स, थैंक यू, मिलते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक के साथ।